रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 3। पहले तो अश्विनी को लगा शायद उसके पीछे कोई लड़की या कोई फेमस एक्ट्रेस होगी जो आरव उससे मिलने जा रहा है, पर वह गलत थी। उसके पीछे कोई नहीं था। क्या वह मेरी तरफ आ रहा है? अश्विनी ने खुद से सवाल किया। तब तक आरव भी अपने हाथ में ड्रिंक का गिलास पड़े उसकी ओर आ गया था। मीडिया वाले इस चीज को रिकॉर्ड करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। ये कैसे खुद से किसी लड़की के पास जा रहा है? हाँ, वह मूवीज में रोमांटिक सीन्स और डायलॉग बोल दिया करता था, पर रियलिटी में वह काफी कोल्ड था। इसलिए उसके बारे में यह अफवाह भी थी कि वो गेय है। जल्दी से ये रिकॉर्ड करो, अब देखना कल ये दोनों हेडलाइंस में होंगे। हाँ, पर कहीं आरव का क्रेजी फैनस अश्विनी पर अटैक ना कर दे। वैसे भी हो सारे के सारे टॉक्सिक है। क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? शायद आरव इसे जानता है, तभी तो वो उसके पास जा रहा है। या फिर वो अश्विनी की ब्यूटी देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया होगा। एक्सक्यूज मी, अश्विनी हैरान होते हुए आरव से बोली। तभी आरव अपना एक हाथ आगे अश्विनी की तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस अश्विनी, वुड यू लाइक टू डांस? अश्विनी को कुछ समझ नहीं आया, पर आरव उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आया क्या वो आरव को मना करे या उसका डांस इनविटेशन एक्सेप्ट कर ले। वैसे भी यहाँ काफी सारे लोग थे। आरव एक फेमस सेलिब्रिटी था, तो वह उसे रिजेक्ट कर वो उसकी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी। दूसरा, वह आरव के साथ डांस नहीं करना चाहती थी। अश्विनी ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे साथ बैठकर डिनर करेंगे? आरव अपना हाथ पीछे कर लेता है और अपना सर हाँ में दिला देता है। वो भला अश्विनी को कैसे मना कर सकता था, वह इतना प्यार से उससे पूछ रही थी। तभी अश्विनी एक वेट्रेस को बुलाती है। दूर से ये सब देख रही नताशा, जो आरव को अश्विनी के साथ देख जले जा रही थी, उस वेट्रेस को देख उसके दिमाग ने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया था। वह जल्दी से वहां से चली गई। मुझे उस कमीनी का किसी फेमस इंसान के आसपास आना पसंद नहीं, नताशा गुस्से से बोली। वह नहीं चाहती थी कि अश्विनी किसी फेमस इंसान के क्लोज जाकर मूवी इंडस्ट्री में अपना सटेप रखे, और आरव तो वैसे भी फेमस सेलिब्रिटी में से एक था। नताशा कभी भी अश्विनी को खुद से ऊपर नहीं देखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वह वेट्रेस अश्विनी और आरव के लिए अलग अलग टाइप की डिश ले आई। उसने उन सारे डिशेज को टेबल पर रख दिया। लीजिए, मैं अगर आपको किसी चीज की और जरूरत हो, आप बेझिझक सब बता सकती है। नहीं, इतना खाना काफी है। अश्विनी काफी पोलाइट टोन में बोली, मिस्टर आर, डिनर करिए। अश्विनी के पूछने पर आरव अपना सर हिला देता है। मिस अश्विनी, हाँ, आप भी साथ में खाइए, आरव ने जेंटल टोन में कहा। वही नताशा ने जब ये देखा वो दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं, उसकी आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गईं। डैम इट, ये इसके साथ क्यों खा रहा है? कहीं ये दवा वाला खाना नहीं खा ले और ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नताशा के चेहरे का रंग उड़ा देख मिताली उसके पास है और बोली, तुम्हें क्या हुआ? बोलते हुए मिताली फिर सामने और अश्विनी को देखते हैं, जो आपस में डिनर कर रहे थे। इस लड़की ने अब इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। मिताली फिर नताशा की तरफ देख आगे बोलने लगी, तुम चिंता मत करो, अभी भी तुम्हारे पास युवान है। मॉम, ये बात नहीं है, मैं अभी प्रॉब्लम में फंसने वाली हूँ। प्रॉब्लम कैसी? प्रॉब्लम बहुत बड़ी वाली मॉम। कहीं तुमने अश्विनी को डाउन करने के लिए कोई ट्रिक तो इस्तेमाल नहीं की? नताशा फिर जल्दी से सब कुछ बता देती है, जिसे सुन मिताली अपना सर पिट लेती है। हे भगवान, मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब ना करने को, क्या तुम थोड़ी देर का वेट नहीं कर सकती थी? मैं क्या करूं, मैं पहले ही ऑलरेडी सब प्लेन कर रखा था। जल्दी से कुछ करिए वरना ये आरव का बच्चा खीर को खा लेगा। रुको, मैं कुछ करती हूँ। बोलते हुए मिताली अपनी साड़ी संभाले हुए आरव के पास आई और मुस्कुराते हुए बोलने लगी, हेलो हेलो बेटा, कैसे हो? आरव बीच में रुक गया और मिताली की तरफ देखते हुए बोलने लगा, हेलो आंटी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? हालांकि आरव की टोन में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बल्कि लग रहा था जैसे वो मिताली आने से खुश नहीं है। वो अश्विनी के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता था, पर मिताली की वजह से उसे डिस्टर्ब फील हो रहा था। तभी मिताली एक नज़र अश्विनी को देखती है, जो बस अपना खाना खाने में मग्न थी। उसने एक नज़र मिताली की तरफ देखा तक नहीं था। मिताली मुस्कुराते हुए, नताशा तुमसे कुछ बात करना चाहती है। क्या वो मुझसे बात करना चाहती है? पर मैं तो उसे जानती तक नहीं हूं, आरव ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहा। मिताली बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब जान जाओगे। क्या मैं उसे डिनर के बाद मिल सकता हूं? उधर वो डिनर कर रही है, तुम चाहो तो उसके साथ बैठकर कर सकते हो।
बोलते हैं हुए मिताली उसके पास आ गई। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जल्दी करो बेटा, तुम काफी फेमस एक्टर हो, हमेशा बिजी रहते होंगे, इतना टाइम नहीं मिल पाता होगा तुम्हें। ओके, आरव ना मन से बोला और फिर खड़ा होकर अश्विनी से बोलने लगा, आप अपना डिनर खत्म कर लीजिए, उसके बाद हम दोनों डांस करेंगे। ये सुन जैसे अश्विनी के गले में खाना अटक गया था। गौर से सुन रही मिताली बोली, अरे वाह, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, कब मिले? जी, अभी अभी, आरव ने आराम से कहा। तभी मिताली अश्विनी की तरफ देखते हुए बोलने लगी, तुम अपने बेटे को या नहीं लाए? वो बच्चा अगर यहाँ आत तो कितना खुश होता, उसे इतनी अच्छी अच्छी डिशेज खाने को मिलती। इनडायरेक्ट मिताली ने हवा में दो देश छोड़े थे। पहले वो अतुल को ये बताना चाहती आई कि अश्विनी एक बच्चे की माँ है, और दूसरा वो अश्विनी को उसकी औकात याद दिलाना चाहती थी कि वो पार्टी में मौजूद खाना अफोर्ड तक नहीं कर सकती थी। अश्विनी का अब आगे खाने का मन नहीं कर रहा था, पर अगर वो ऐसा कर तो मिताली इसे अपनी जीत समझ लेती। वो मुस्कुराते हुए बोली, वो जल्दी सो जाता है, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं लाई। उसकी मुस्कुराहट मिताली के दिल पर खंजर की तरह वार कर रही थी। वहीं आरव बोलने लगा, क्या आप एक मदर हैं? अश्विनी प्राउड स्माइल लिए बोली, हाँ, मैं एक माँ हूँ। ये सुन आरव का दिल ही टूट गया था, पर उसने अपने इमोशंस को अपने फेस पर शो नहीं होने दिया। वो उसकी तारीफ करते हुए बोला, तुम काफी यंग देखती हो और देखकर ऐसा लगता है तुम एक 20 साल की लड़की हो। जी शुक्रिया, अश्विनी मुस्कुराते हुए बोली, मैं इतना जरूर कहूंगा, उन तुम एक्ट्रेस और फेक मॉडल से काफी अच्छी हो जो बस प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खुद को सुंदर दिखाती है। बोलते हुए आरव नताशा के पास चला गया। वहीं आरव की इस बात ने मिताली के मुंह पर इनडायरेक्ट एक तमाचा मारा था। आखिर वह भी तो एक मॉडल हुआ करती थी, उसने भी कई सारे प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी जो उसके चेहरे पर साफ शो हो रही थी। इवन नताशा का भी सेम हाल था। अश्वनी को तो हंसी आ रही थी, मिताली के एक्सप्रेशन इतने फनी जो लग रहे थे। मिताली उसे सुनाना चाहती थी, पर जब उसने अश्वनी को खीर खाते हुए देखा उसके होठों पर इविल स्माइल आ गई। एंजॉय योर डिनर बेबी, मिताली अपने मन में बोली और वहां से चली गई। वहीं नताशा भी इविल स्माइल करते हुए अश्वनी को देखे जा रही थी। आरव तब तक उसके पास आ चुका था। आपको क्या बात करनी थी मिस नताशा? वो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि नताशा से वाइब ही ऐसी आती थी। हेलो आरव, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं, नताशा अपना हाथ आगे करते हुए बोली। हेलो, आरव बेमन से हैंडशेक करता है। नताशा ने अभी एक चीज नोटिस की थी, आरव उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था जितना वो अश्विनी के साथ था। नताशा बोले जा रही थी और आरव बस सुने जा रहा था। वहीं नताशा ने नोटिस किया, अश्विनी डिनर करने के बाद आराम से बैठी हुई है। उसके चेहरे से तो लग नहीं रहा था जैसे उसके अंदर कुछ हो रहा है। कुतिया, कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रही? टैबलेट ने इसकी बॉडी में रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। नताशा गुस्से से मन में बोली और खीर खाने लगी। उसका पूरा फोकस अश्विनी पर चला गया था। वो सोच रही थी कब अश्विनी कोई रिएक्शन दे, पर वो यो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और अश्विनी को देखते देखते नताशा ने पूरी खीर पी ली थी। अगले ही पल उसके पेट में एक जोर की आवाज हुई। ये सच में उसके लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था, क्योंकि सामने आरव बैठा था। डेम इट, ये मेरा पेट अचानक से दर्द क्यों कर रहा है? कहीं मेडिसिन मैंने तो नहीं खा ली? आर यू ओके? आरव ने पूछा। नो, आई एम नॉट ओके, मेरा पेट काफी जोर जोर से दर्द कर रहा है। आई थिंक यू नीड टू गो वॉशरूम, मैं भी अपने हाथ धोकर आता हूँ। आरव इतना बोलते हुए वहां से उठ गया। थैंक्स गॉड वो चला गया, पर मैं कैसे चलूं? मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। नताशा खुद से बोल अपनी मॉम को इधर उधर देखने लगे, पर मिताली उसे कहीं नहीं दिख रही थी। ये मॉम भी ना मौके पर कहाँ गायब हो जाती है। मिस्टर इंडिया क्यों बन जाती हैं आप? अब मैं किससे मदद मांगू? दवाई तो ऐसी है, अगले 1 मिनट में मेरे साथ वो होने वाला है। इससे पहले वो सब हो जाए, मुझे यहाँ से जल्दी गायब होना पड़ेगा। नताशा खुद से पैनिक होकर उठने की कोशिश करती है। वो 2 कदम चली ही थी, तभी सामने लगी एलईडी पर एक वीडियो शो होने लगी जिसमें नताशा एक 10 साल की लड़की को मार रही थी। अरे, यह वीडियो किसने बनाए? देखो, नताशा अपने घर में किसी नौकरानी की बेटी को मार रही है। उनमें से कोई बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेस्ट्री खाने की? तुम जैसे 2 कौड़ी के नौकरों की औकात भी है इसे खरीदने की नहीं ना? तो फिर अपने गंदे हाथों से मेरी पेस्ट्री को छूने की हिम्मत कैसे की?
बोलते हुए नताशा उस लड़की के बाल जोर जोर से खींचना लगती है। वो लड़की खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। दीदी, माफ कर दीजिए, मेरा मन कर गया था खाने को, मैंने कभी भी इस चीज को देखा नहीं था। मैं तो बस चेक कर रही थी यह क्या चीज है। अच्छा, चेक कर रही थी? अभी करवाओ तुझे चेक। और कहा किसने था तुझे चेक करने को? तुम्हारी माँ ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए हैं। दूसरों की चीजों को टच करने से पहले 100 बार सोच लिया करो। नताशा गुस्से से बोलती है और उसे लड़की को एक थप्पड़ मारती है। मम्मी, मुझे बचाओ। वो लड़की अपनी मॉम को मदद के लिए बुलाती है। आसपास के नौकर बस उसे देख रहे थे पर कोई भी उसे बच्चों की हेल्प के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी उसे बच्ची की माँ भागते हुए आई। क्या कर रही हो आप? वो नताशा के पैर पकड़ते हुए बोली। मैं साहब, मुझे माफ कर दीजिए, आज संडे था इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। तुम किसकी परमिशन से इसे यहाँ अंदर लेकर आई थी? संडे था तो क्या अपने घर के लोगों को यहाँ उठाकर ले आओगी? यह कोई गार्डन नहीं, मल्होत्रा मैंशन है। मैं आज ही तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। दोनों माँ बेटे जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। बोलते हुए नताशा उसकी माँ को भी लात मारती है। पर उसकी माँ फिर से पर पड़ते हुए बोली, प्लीज हमें मत निकालिए, मेरा पति मर गया, मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगी? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। सिक्योरिटी गार्ड इन्हें यहाँ से। जी, मैं अभी यहाँ से लेकर जाते हैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां भागे हुए आते हुए बोले। वो बच्ची रिक्वेस्ट करते बोली, मैं साहब प्लीज मेरी माँ को मत निकालिए, आपको जो सजा देनी है वो प्लीज आप मुझे दे दीजिए, मेरा दिमाग मत खाओ। वो गार्ड फिर उन्हें वहां से ले जाते हैं। वीडियो क्लिप बंद हो गई थी। वहीं धनंजय मल्होत्रा के हाथ की मुट्ठी आपस में कस चुकी थी। अब तो वह अपनी बेटी और अपनी कंपनी की रिputation को बर्बाद होने से बिल्कुल भी नहीं बचा सकता था। मीडिया इस नज़ारे को लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। नताशा, तुम कितनी हार्टलेस हो? तुम किसी बच्चे को कैसे मार सकती हो, वह भी इतनी बुरी तरह? हाँ, पहले तो मुझे लगा था कि शायद मॉल में तुम पर किसी ने किसी बच्चे को मारने का फेक एलिवेशन लगाया था, पर इस क्लिप को देखने के बाद ये साबित हो गया है तुम एक साइको हो। तुम्हें किसी दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। आखिर तुम इतनी सी बात के लिए किसी को कैसे मार सकती हो? उन सब की बातें नताशा को गुस्सा दिला रही थी। मेरी बात का यकीन करो, यह एआई से बना है। एआई इतनी भी एडवांस नहीं है कि वो इतनी रियलिस्टिक वीडियो बना देगी, उनमें से किसी ने कहा। वहीं अश्विनी बड़ी ही आराम से अपना जूस पी रही थी। नताशा की नज़र जब अश्विनी पर पड़ी तो वो गुस्से से अपना पेट पकड़ घिसारते हुए उसकी तरफ आने लगी। बीच ये सब तुमने किया ना, कुतैया? आज मैं जानती हूँ तू ही मुझे बर्बाद करने की कब से प्लानिंग कर रही है। नताशा रुको, धनंजय मल्होत्रा चिल्लाते हुए बोला, पर नताशा नहीं रुकी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। बोलते हुए नताशा जैसे ही अपना हाथ ऊपर कर अश्विनी को मारने वाली होती है, अश्विनी उसका हाथ काफी आराम से पकड़ लेती है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं भला तुम्हें बर्बाद करने के लिए ये सब क्यों करूंगी? और अगर यह मैंने किया भी है तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी? आखिर भला तुम किसी बच्चे को इतनी सी बात के लिए कैसे मार सकती हो? पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, इसलिए मैं इस पार्टी में आई थी, पर अब यह वीडियो देखने के बाद और तुम्हारी हरकतें देख मुझे लग रहा है तुम माफी नहीं थप्पड़ डिजर्व करती हो। बोलते हुए अश्विनी गुस्से से अपना हाथ ऊपर उठाती और नताशा की गाल पर जड़ देती है। फिर क्या था, नताशा अश्विनी के वार से खुद को संभाल नहीं पाए। थप्पड़ के निशान सीधा उसके गालों पर छप गए थे। वो सीधा धड़ाम से नीचे जा गिरी और नीचे गिरते पूरा फर्श गीला हो गया। ये देख सब लोग नताशा का मजाक उड़ाते बोले, ईयू कितना गंदा है। एक बच्चा हंसकर बोला, ही इन दीदी ने तो गाउन में सूसू कर दिया। वही आहान, देव और सूर्या ये सब एलईडी से लाइव देख रहे थे। ये मम्मा ने उस मोंजलिका का एक ही झापड़ में सुसु निकाल दिया। मम्मा कितनी स्ट्रांग है ना, देव खुश होते हुए बोला। वेल, मॉम ने मेरा भी रिवेंज ले लिया। माई मॉम इज क्यूट बट सैवेज। सूर्या होठों पर प्राउड भरी मुस्कुराहट लिए बोला। कोई आहान की नजर आरव पर थी और वो लगातार उसे घूर रहा था। अरे इसकी तो हरकतें भी बच्चे जैसी है, यह अभी तक मैच्योर हुई नहीं। पता नहीं यह मल्होत्रा अंपायर को संभाल पाएगी भी या नहीं। और नहीं तो क्या, कभी बच्चों को मारती है, कभी बच्चों की तरह पैंट में मुआद देती है। धनंजय जी, मुझे लगता है आपकी बेटी को एक सेक्रेटरिस्ट की जरूरत है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। लोग हंसते हुए बोले और चेयर कर अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगे।
नताशा खुद का तमाशा बनते देख गुस्से से पागल हो गई थी, पर उसे खुद से गंदी स्मेल आ रही थी। उसने पी के साथ कुछ और भी कर दिया था। वही मीडिया वालों के तो मजे ही मजे थे, उन्हें तो कंटेंट पर कंटेंट और न्यूज मिले जा रही थी। वो इस नज़ारे को लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, तभी वहां पर पुलिस आ गई। मिस मल्होत्रा, आपकी बेटी ने किसी बच्चे को अब्यूज किया है, इसलिए हम नताशा को अरेस्ट करने आए हैं। एक फीमेल ऑफिसर आगे आते हुए बोली, पर जब उसने नताशा को ऐसी हालत में देखा उसके चेहरे पर डिस्गस्टिंग भरे एक्सप्रेशंस आ गए। धनंजय का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह अपना वाइन का ग्लास फर्श पर पटक कर वहां से चला गया। डैड, आप किधर जा रहे हैं? प्लीज मुझे बचाइए, मुझे जेल नहीं जाना। जेल तो जाना पड़ेगा मिस, हमारे पास प्रूफ है आपके खिलाफ किसी ने फिर कंप्लेंट की है। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा किसी बच्चे को नहीं मारूंगी। पर उन पुलिस अफसर ने उसकी एक न सुनी। उसके ऊपर पानी से भरी बाल्टी डाली जा रही थी। जब नताशा पूरी तरह से क्लीन हो गई, वो लोग उसे अरेस्ट कर वहां से ले गए। प्लीज मेरी बेटी को मत ले जाइए, वह भी बच्ची है। मिताली उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, पर कोई फायदा नहीं था। ये देख अश्विनी इविल स्माइल करती है। सो आई विन दिस गेम। अभी यो शुरुआत हुई है, अगली बर्बादी तो आगे शुरू होगी। अश्विनी मेंशन से बाहर आ गई। बाहर ऋषभ उसका वेट कर रहा था। कहीं लेट तो नहीं हो गई? अश्विनी ने पूछा। नहीं मैं बस अभी आया हूं। वैसे भी अभी बस 10:30 बजे हैं, ऋषभ ने काफी आराम से कहा। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। कार स्टार्ट हुई और वहां से जाने लगी, मगर जैसे ही कार थोड़ी दूर गई, कुछ गाड़ियों ने ऋषभ की कार को चारों तरफ से घेर लिया। ऋषभ किसी भी टाइप की सिक्योरिटी के साथ नहीं आया था, पर वह इतना समझ गया था कि यह लोग जो भी थे, उन्हें घेर कर खड़े थे और वे जरूर दुश्मन थे। हम घिर चुके हैं, अश्विनी ने चिंतित होकर कहा। क्या बोल रहे हो? ऋषभ और अश्विनी सामने की तरफ देखते हैं, जहां कई लोग उनकी कार को घेरे खड़े थे। उन सबके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। अश्विनी बोली, अगर यह हमें मारन आए होते तो कब के गोलियों से इस गाड़ी को भेद चुके होते। ऋषभ ने गंभीरता से कहा, रुको, मैं बॉस को कॉल करता हूं। बॉस, हम प्रॉब्लम में हैं, ऋषभ ने जल्दी से कहा। यह सुन कि वो लोग मुसीबत में हैं, आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। उसने बेड की तरफ देखा जहां देव और सूर्य एक दूसरे को टॉय गन से हिट कर रहे थे। ये मैं जीत गया, देव ने चेहरे पर वॉरियर के एक्सप्रेशन देते हुए कहा। तुमने चीटिंग की, ये गलत है, सूर्य गुस्से से बोला। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। डैडी, आप बड़े भैया से कुछ बोलिए ना, देव आहान से शिकायत कर बोला। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तब तक तुम लोग लड़ना मत। और हाँ, अब रात ज्यादा हो गई है, इसलिए दोनों सो जाना। आहान इतना बोल वहां से चला गया। पर मम्मा तो, डैडी को अचानक क्या काम याद आ गया? देव ने सूर्य की तरफ देखते हुए कहा। सूर्य सोचते हुए बोला, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम सीआईडी वाले एसीपी की तरह बात कर रहे हो? देव ने हंसते हुए कहा। मुझे तो लगता है डैड मॉम को लाने गए हैं। वो जरूर रास्ते में कहीं खाने के लिए रुक गई होंगी। वैसे भी वो काफी भूखजो है। सूर्य उसे घूरते हुए बोला, नहीं, उन्होंने पार्टी में पहले ही काफी खाना खा लिया था। मुझे ऐसा नहीं लगता। कहीं मॉम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? सूर्य की यह बात सुनते ही देव को भी चिंता होने लगी। वहीं दूसरी तरफ रोड पर, तुम अकेले बाहर क्यों जा रहे हो? अश्विनी अपनी आईब्रो सिकोते हुए ऋषभ से बोली। मैं आपकी सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर मैं इन लोगों से नहीं लड़ा तो ये हम दोनों को ही मार डालेंगे। मैं इनका ध्यान भटकाता हूं, तब तक आप ड्राइविंग कर यहां से निकल जाना। वेल, क्या आपको ड्राइविंग आती है? अश्विनी ऋषभ का सवाल सुन बोली, हाँ मुझे आती है, पर मैं तुम्हें बाहर जाएंगे परमिशन नहीं दूंगी। पता नहीं कहीं ये लोग मेरे दुश्मनों में से हो और तुम्हें आउटसाइडर समझ मारकर मुझे यहां से किडनैप कर ले चाहते हो। आपके दुश्मन हैं? हाँ, ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने मुझे आहान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पर उनको तो बॉस ने मरवा डाला था, यहां तक कि उनकी लीडर को भी। अश्विनी हैरान होते हैं, वॉट रियली? हाँ, बॉस कभी अपने दुश्मनों को ऐसे खुल नहीं छोड़ते हैं। यह शायद कोई और ही है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? फिलहाल के लिए तो भागने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। बोलते हुए ऋषभ जैसे ही कार को साइड जंगल की तरफ घुमाता है, उसे ऐसा करते हुए देख वह लोग उस कार के टायर पर फायरिंग करने लगते हैं। ये भाग रहा है, कोई इन्हें रोको वरना बॉस हम सबको जान से मार डालेंगे। जल्दी करो, इससे पहले ये भाग जाए, हमें इस लड़की को पकड़कर बॉस तक पहुंचाना होगा।
उकी कमांड पर वह लोग कार के टायर्स पर फायरिंग करने लगते हैं। कार के टायर्स की हालत ऐसी हो गई थी जैसे टायर्स ना हो के मच्छरदानी हो। हम तो फंस गए, भगाने का कोई रास्ता नहीं है। अश्विनी इस पर गहरी सांस लेती है और बोलती है, आई थिंक हम लोगों को अभी के लिए सरेंडर कर देना चाहिए, बाद में हान सब कुछ संभाल लेगा। ऋषभ हाँ में अपना सर हिला देता है, तभी एक बुलेट विंडो से होते हुए सीधा चेस्ट पर जा लगती है। ऋषभ, अश्विनी जोर से चिल्लाए। तभी कुछ लोग गाड़ी का दरवाजा तोड़कर अश्विनी को जबरदस्ती उठाकर अपनी कार में बैठाकर वहां से ले गए। कुछ ही देर में अहान भी अपने बाकी आदमियों के साथ वहां आ गया था। उसके गाड़ी से नीचे उतर आते ही उसके कई बॉडीगार्ड भी नीचे उतर गए थे। अहान ने एक नजर उस कार पर डाली। वो जल्दी से वहां आया। ऋषभ, वो उसका नाम लेता है पर ऋषभ कोई रिस्पांस नहीं देता। तभी अहान बैक सीट पर देखता है जहां अश्विनी नहीं थी। उसे वहां ना देख वो गुस्से से पगाल हो गया था। अश्विनी, वो जोर से चिल्लाया। उस रात में उसका चिल्लाना भेड़िए के गुर्राने की तरह था जो सबको डरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ युवान को नताशा के अरेस्ट होने की खबर मिल चुकी थी। युवान, तुम कुछ करो, पुलिस नताशा को अरेस्ट करके ले गई है। वह बेचारी जेल में है। मिताली युवान से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, जो सामने लगी एलईडी में आज रात की न्यूज देख रहा था। उनमें साफ साफ ये शो हो रहा था नताशा किसी बच्चे को बुरी तरह से मार रही है। पर तभी युवान की नजर अश्विनी पर पड़ी जिसने नताशा को थप्पड़ मारा था। युवान को इससे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो जैसे अश्विनी में कहीं खोसा गया था। नताशा उसे उस जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अश्विनी का पॉजिटिव पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, उसका लुक्स, उसका सब कुछ उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। सी इज टोटली चेंज्ड। वो अब बिल्कुल भी बच्चे नहीं लग रही। युवान खुद से बोल, हेलो बेटा, क्या तुम सुन रहे हो? मिताली ने पैनिक होते हुए पूछा। उसने बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं नताशा को जेल से निकालवाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच बेटा। तुम्हारे अंकल नताशा पर काफी ज्यादा नाराज है। नताशा ऐसे बचकानी हरकतें करती रहती है। उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम बुरा मत मानना बेटा, मैं उसे सुधार दूंगी। युवान कुछ नहीं बोलता और सीधा कॉल कट कर देता है। वो बस एकटक अश्विनी को घूरे जा रहा था। काश तुम मुझे चीट ना करती तो आज हम साथ साथ होते, युवान खुद से बोला। वहीं जेल में पड़ी नताशा गुस्से से जेल की सलाखों को पकड़े चिल्ला रही थी, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे जेल से रिहा कर दो वरना मेरे डेथ तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप धमकी किसे दे रही हैं मिस? शुक्र मनाइए आप मल्होत्रा खानदान की बेटी है। अगर ना होती तो अब तक ये लेडी पुलिस आपको डंडों से पीट चुकी होती। जैसे ही पुलिस अफसर ने ये कहा नताशा की बोलती बंद हो गई। चलो, मल्होत्रा खानदान की वारिस होने का एक ये तो फायदा था। उसे हमेशा से अलग ही ट्रीटमेंट मिलता था। डैड अब तक आए क्यों नहीं? क्या उन्हें मेरी जान से ज्यादा अपनी रिपीटेशन प्यारी है? वहीं दूसरी तरफ धनंजय मल्होत्रा गुस्से से अपने असिस्टेंट को कॉल कर रहा था। हेलो हेलो सर, किसी ने मल्होत्रा खानदान के सारे कैमरे हैक कर रखे हैं। हाँ मैंने देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी ने हमारे ही मेंशन में आकर नताशा की वो वीडियो प्ले कर दी। आखिर इन सब के पीछे है कौन? धनंजय गुस्से से बोला। सर, मुझे लगता है जो कोई भी है वह इस मल्होत्रा खानदान का कोई है। धनंजय इस पर सोचते हुए बोला, मिताली और नताशा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर कोई हो सकता है तो वह बस अश्विनी, पर समझ नहीं आ रहा अश्विनी ने मल्होत्रा मैंशन के कैमरास हैक कैसे किए होंगे। वो लड़की आखिर है कहाँ, कॉल भी नहीं उठा रही है। फिर मुझे लगता है ये काम बस अश्विनी का है। यहाँ का कोई सर्वेंट भी उसकी यह सब करने में मदद कर रहा है। जैसे ही उसे असिस्टेंट ने ये कहा, धनंजय मल्होत्रा की मुट्ठियां गुस्से से आपस में टाइट हो गईं। अगर यह अश्विनी हुई तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। 6 साल पहले तो मैंने इसे माफ कर दिया था, पर इस बार जो मेरी इज्जत पर दाग लगाया है उसके लिए उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। असिस्टेंट बोला, तब तक मैं और मेरी टीम सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते हैं। आप बस नताशा को जेल से निकालने की कोशिश करिए। कोई जरूरत नहीं है उसे जेल से निकालने की। कुछ टाइम तक वहां रहेगी, उसकी अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। धनंजय गुस्से से बोला। पीछे खड़ी मिताली ने जब ये सुना उसने सारी होप को खो दिया था। आई होप युवान तुम कल सुबह तक जेल से नताशा को निकलवा दो। पता नहीं मेरे बच्चे किस हालत में होंगी। सुबह का वक्त था। एक बड़े से खाली और अंधेरा कैमरे में जहां मौजूद एक रोशनदान से हल्की रोशनी आ रही थी, वो रोशनी सीधा चेयर से बंदी अश्विनी पर पड़ी, जिससे अश्विनी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर देखती है।
उसने खुद को चेयर से बंधा हुआ पाया। मैं कहाँ हूँ? अश्विनी ने खुद से सवाल किया। तभी अश्विनी को एक एक कर रात की सारी बातें याद आने लगी। कैसे उसे कार में बैठाकर उन लोगों ने उसे बेहोश कर दिया था। वह जोर से चिल्लाई, साले कौन है तू? मुझे क्यों किडनैप किया है? तभी एक आवाज आई, आवाज नीचे। अश्विनी शांत हो गई। वो जूते की आवाज उसके बेहद नजदीक आ रही थी। कौन हो तुम? मुझे भूल गई। जैसे ही उस लड़के ने ये कहा, अश्विनी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। रे, तुम रे हो ना जिसने मुझे फ्रांस में अहान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किया था? बोलते हुए अश्विनी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। रे एविल स्माइल करते हुए बोला, तो तुम मुझे फाइनली पहचान गई। वेल, मैंने सोचा नहीं था कि तुम किसी बच्चों की माँ भी हो। काफी फास्ट निकली तुम। अश्विनी गुस्से से उस काली परछाई को घूरने लगी। इन 5 सालों में ना जाने मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, पर तुम कहीं मिली ही नहीं। तुम तो घोस्ट हो गई थी। क्या तुम्हें मेरा इतना खौफ था जो अपनी खुद की कंट्री छोड़ अपने बच्चे के साथ अब्रॉड भाग गई? क्या कहाँ खौफ? ये बात अपने दिमाग से निकाल लेना कि मैं किसी से डरकर इंडिया छोड़कर भाग जाऊंगी। मैं किसी से नहीं डरती। रे बोला, आई नो बेबी, दैट्स वाई आई लाइक यू, पर तुम एक माँ हो तो तुम्हें अपने बेटे के लिए चिंता तो हुई होगी ना। इसलिए तुम उसे अब तक मुझसे छुपाते हुए आ रही थी। इसे खौफ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अश्विनी गहरी सांस लेते बोली, देखो, मैं अब एक माँ हूं, इसलिए तुम अब मेरा पीछा छोड़ दो। मैं भी 6 साल पहले वह गैंग छोड़ चुकी हूं और अब बस शांति चाहती हूं और कुछ नहीं। शांति चाहती हो, पर मैं शांति को तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। बोलते हुए रे अपना हाथ चेयर पर रखता है। अश्विनी रे का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, पर उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। आखिर कब तक तुम कायरों की तरह अपना चेहरा छुपाते हुए फिरोगे? तुम्हें किस बात का खौफ है? तुम एक तो मुझे पाना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम अपना फेस रिवील भी नहीं करना चाहते। रे एविल स्माइल करते हुए बोला, खौफ? ये तुमने क्या बोल दिया? रे को किसी का खौफ नहीं है। बाकी सब रे से डरते हैं। ओह रियली, तुम हमेशा छुप कर अटैक करते हो। ये कायरों की निशानी होती है। रे को अश्विनी की बातें गुस्सा दिला रही थी। अश्विनी, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता अब तक तुम्हें मार चुका होता। अभी भी टाइम है। मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। रे की आवाज काफी ज्यादा गहरी थी। अश्विनी को समझ नहीं आया वो क्या करे। उसे बस कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, पर उसे कोई रास्ता मिलता तब ना। उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी जल्दी क्या है? क्या? अश्विनी ने कभी कैजुअली पूछ। रे गुस्से से बोला, तुमने मेरे दुश्मन से जाकर हाथ मिलाया है। ये तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। अश्विनी कंफ्यूज होते बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी अहान के साथ आखिर दुश्मनी क्या है? बहुत लंबी कहानी, कभी बाद में सुनाऊंगा। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी, मुझे बस यहां से जाना है। तभी अश्विनी जोर जोर से सांस लेने लगती है। मुझे सफोकेशन फील हो रहा है। रे प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे सांस नहीं आ रहा। अश्विनी जोर जोर से सांस लेते हुए बोली। रे समझ गया था कि अश्विनी बस ड्रामा कर रही है। तभी अश्विनी को अपने गर्दन पर दर्द महसूस हुआ। रे ने उसकी गर्दन में एक पिन को चुभोया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो रही थी। चालाकियां रे सामने अच्छे नहीं लगती। रे के इतना बोलते ही अश्विनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अहान इस वक्त बहुत बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा था, जहां मुंबई शहर के उन रास्ते की सीसीटीवी फुटेज शो हो रही थी जहां से अश्विनी को किडनैप कर ले जाया जा रहा था। ऋषभ की जगह इस बार कोई और असिस्ट कर रहा था। सर, इस रोड के बाद कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। आई थिंक वो लोग मुंबई शहर से बाहर नहीं गए हैं, बल्कि इसी रास्ते पर अश्विनी को लेकर कहीं छिपे हुए हैं। तभी दूसरे ने कहा, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? यहाँ तो न जाने कितने रास्ते होंगे। अहान तभी ठंडी आवाज में बोला, रास्ते चाहे जितने भी हो, मुझे जल्द से जल्द अश्विनी की लोकेशन चाहिए। पर उसका फोन बंद आ रहा है। ऐसे में हम उसकी लोकेशन पता कैसे लगाएंगे? अहान बोला, ऋषभ ने किसी आदमी को शूट किया था, उसके फोन से बाकी आदमियों के कॉन्टेक्ट्स पता करो, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। श्योर बॉस, असिस्टेंट बोला और वहां से चला गया। अहान उन सारी गाड़ियों को घूर कर देख रहा था। ये सब कल रात की फुटेज थी। वहीं दूसरी तरफ मैंशन में देव और सूर्य आमने सामने बैठे हुए थे। वो दोनों ही मायूस थे। हैरी फर्श पर गोल गोल घूमते हुए उन दोनों का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं था। डोंट डिस्टर्ब अस हैरी, सूर्या ने बेमन कहा।
आज मैं बहुत दुखी हूँ, देव दुखी होते हुए बोला, जिसे सुन हैरी भी मायूस होकर बैठ गया। देव ऑलमोस्ट रोते हुए बोला, मम्मा कहाँ गई आप? अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं उन्हें किसी ने किडनैप तो नहीं कर दिया? मुझे भी वही लगता है, जरूर किसी ने मॉम को किडनैप किया है। वैसे भी डैड के बहुत सारे दुश्मन हैं। देव रोते हुए बोला, मैंने सुना है किडनैपर किडनैप करने के बाद किडनी और आंखें निकालकर बेच देते हैं। क्या मतलब अब किडनैपर्स उनकी किडनी निकालकर बेच देंगे? सूर्य उसे घूरते बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। आई थिंक हमें डैड से बात करनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास उनका नंबर है? हाँ, रुको मैं कॉल करता हूँ। बोलते हुए सूर्य हान को कॉल करता है, मगर दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। डैड कहाँ चले गए? वह जरूर मॉम को ढूंढने गए हैं। हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस पर देव रोने लगता है। तुम रो क्यों रहे हो? मॉम को कुछ नहीं होगा, देखना वो जल्दी हमारे पास आ जाएगी। आई होप सो, मैं मम्मा के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। बोलते ही देव जोर जोर से रोने लगा। हैरी उसे शांत करने के लिए अपने खाने की प्लेट को उसकी तरफ बढ़ा देता है। देव शांत होकर एक पल के लिए इस खाने को देखते हैं, मगर अगले ही पल जोर जोर से रोने लगता है। अब तो कोई खाना भी मेरी भूख नहीं मिटा सकती, मुझे बस मम्मा चाहिए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? पीछे से राजवीर की आवाज आए। सूर्य उसके पास आया और बोलने लगा, दादाजी, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ सूर्य बेटा, सब कुछ ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है दादाजी। क्यों, क्या हुआ? मॉम कल रात पार्टी में गई थी, पर वह वापस नहीं होती है। वॉट, वह कहाँ गई? अरे, भाग गई होगी। जवान औरत है, आज के जमाने का क्या भरोसा। पीछे से शकुंतला अपनी लाठी खटखटाते हुए आए। राजवीर गुस्से से बोला, तुम जब भी मुंह खोलते हो, तुम्हारे मुंह से गंदगी बाहर क्यों निकलती है? यहाँ बच्चे अपनी माँ के लिए रो रहे हैं और तुम्हें अपनी पड़ी है। आप तो चुप ही रहिए। जब देखो तब उसकी साइड लेते रहते हैं। और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मीनल की भी बहू भी भाग गई थी। वो चुगलखोर मीनल, राजवीर गुस्से से बोला। उसे चुगलखोर मत करो, शकुंतला गुस्से से बोली। उन दोनों को बहस करते देखा सूर्य का दिमाग खराब हो रहा था। देव और हैरी, चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। सूर्य के बोलने पर देव और हैरी ऊपर चले कमरे में गए। शकुंतला और राजवीर अभी भी बस आपस में बहस कर रहे थे। दूसरी तरफ अश्विनी की आंखें खुली। उसने देखा वो इस वक्त किसी अंधेरी रूम में नहीं थी, बल्कि वह एक आलीशान कमरे में थी। क्या आहान ने मुझे बचा लिया? अश्विनी खुश होते बोली। मगर तभी वो देखती है, ये तो आहान का मेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ये देखकर वो उदास हो गई। ना जाने क्यों अश्विनी बस चाहती थी आहान कैसे भी करके उसे तक पहुंच जाए। इस वक्त बस उसके दिमाग में आहान ही चल रहा था। आहान कहाँ हो? मुझे यहाँ से निकलो, मुझे अपने बच्चों से मिलना है। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। उन्हें जरूर मेरी चिंता हो रही होगी। और देव बेचारा तो पक्का रो रहा होगा। वो एक मिनट भी मेरे बिना नहीं रह सकता। ये सब सोचकर अश्विनी का दिल बस बैठा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ बॉस, एक आदमी के फोन से हमें कुछ कॉन्टेक्ट्स मिले और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी। वो लोग पार्टी टाइम से ही अश्विनी मैम को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे थे। बोलते हुए वो असिस्टेंट टेप रिकॉर्डर से उसे रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता है। हे सुनो, बॉस ने हमें उस लड़की को किडनैप करने का ऑर्डर दिया है। कौन लड़की? अरे, वही लड़की जिसको कुछ दिन पहले उसने आहान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पर उसने तो उसके साथ हाथ मिला लिया था। वो शायद इस वक्त फ्रांस में होगी। फ्रांस नहीं, वो इंडिया में है। आहान भी इंडिया आ चुका है। क्या? हाँ, और वो लड़की मल्होत्रा खानदान की बड़ी बेटी है। इसका मतलब वो धनंजय मल्होत्रा की बेटी है। हाँ, पर वहां तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी होगी ना। हम उसे मल्होत्रा मैंशन से किडनैप कैसे करेंगे? धनंजय मल्होत्रा हमें छोड़ेगा नहीं। भूलो मत, धनंजय मल्होत्रा हमारे बॉस से ज्यादा खतरनाक नहीं है। यार, अगर पहले बता दिया होता तो हम लोग प्लानिंग कर लेते। अब मल्होत्रा मैंशन में घुसेंगे कैसे? उसकी चिंता तो मत करो, बॉस भी वही है। पर वो कभी किसी की आंखों के सामने नहीं आते। इनको आज तक किसी ने नहीं देखा। वही तो, पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं उसके बेस पर ही तुम्हें बता रहा हूं। अब जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा, ठीक है, हम प्लान बनाते हैं। जैसे ही अश्विनी पार्टी के बाद वहां से जाएगी, हम लोगों से किडनैप कर लेंगे। हाँ, ये प्लान सही है। तो भी ठीक है, आगे के प्लान की प्रिपरेशन करते हैं। रिकॉर्डिंग तब बंद हो गई।
ये सुनकर अहान के दिमाग में बस एक ही चेहरा बार बार आ रहा था। तभी उसके होठों पर इविल स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी खिड़की से भागने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह काफी आराम से जंप तो कर गई थी, पर अब उसे इस मेंशन की वॉल को लांघ दूसरी तरफ जाना था, जो कि इम्पॉसिबल था। क्या मुसीबत है, पता नहीं लोग घर के चारों तरफ दीवार क्यों बनाते हैं। काश मैं ओगी की तरह हाथ लंबे कर पाती तो मैं आराम से जाकर दूसरी तरफ चली जाती। मगर तभी वहां एकदम से फायरिंग होने लगी। अश्विनी तो गोलियों की आवाज सुनकर झाड़ियों में गिर गई। हो तो ये सब कहीं तुम ही ने तो नहीं किया, कौन बॉस? अहान बस अपना सर हिला देता और बोलता है, उस दूसरे आदमी की लोकेशन पता करो। वो हमारी टीम पता कर रही है बॉस। अगले 5 मिनट में उसकी लोकेशन आ जाएगी। मैं आपका नाश्ता रेडी है, एक मेड रूम के अंदर आते ही बोली। तभी उसने रूम को खाली पाया। खिड़की खुली थी। हाय दैया, कहीं ये लड़की भाग तो नहीं गई। अरे नहीं, वरना बॉस हमें डालेंगी। बोलते हुए वह मेड खिड़की के पास आए। उसने वहां से अश्विनी को भागते हुए देखा, जो दीवार को लांघने की कोशिश कर रही थी। वो मेड जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे देखो वो भाग रही है। कौन भाग रही है? 2 बॉडीगार्ड रूम के अंदर आते हुए बोले, जो अश्विनी के रूम के डोर के बाहर पहरा दे रहे थे। डेमिट, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अश्विनी पैनिक होते हुए खुद से बोली। ए लड़की रुको, क्या हुआ? कुछ और बॉडीगार्ड्स आते हुए बोले। उन्होंने तभी अश्विनी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अश्विनी जबरदस्ती दांत फाड़ते हुए बहाना मारते हुए बोली, वो मैं तो बस एक्सरसाइज करने के लिए आई थी। सुबह सुबह एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तुम लोग भी मेरे साथ एक्सरसाइज करो। अश्विनी स्ट्रेचिंग करते हुए बोली। तभी वहां फायरिंग की आवाज आई, जिसे सुन अश्विनी एकदम से झाड़ियां में गिर गई। आउच, ये गोलियां किसने चलाई? खुद से सवाल कर वब सामने देखती है। बाहर का एंट्रेंस गेट अब तक टूट चुका था और अंदर ब्लैक कपड़े पहने आदमी अपने हाथ में गन लिए अंदर की तरफ आ रहे थे। अश्वनी को यह समझते देर नहीं लगी, यह सब लोग अहान के ही आदमी थे। उन्हें देख अश्विनी की आंखों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो आ गया। जैसे ही उसने ये कहा, रे के आदमी उसे घूर कर देखने लगे। इसे अंदर ले जाओ, तब तक हम इन लोगों को देखते हैं। 2 बॉडीगार्ड फिर अश्विनी को अंदर ले जाने लगे। वहीं रे के आदमी और अहान के आदमियों के बीच में वार छिड़ गई थी। वहां दोनों तरफ के झुंड एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। देखते ही देखते विला कब्रिस्तान में बदल गया। वहां जगह जगह लाश और खून की बदबू आ रही थी। वी मैट तो डर की वजह से किचन में छप गई, पर तभी उन ऑलिव ग्रीन आंखों की नजर उस पर गिरी। वो मैड हाथ जोड़ डरते हुए बोली, मुझे मत मारना, मैं बताती हूँ वो कहाँ है। उस बॉडीगार्ड ने बस आंखों से इशारा किया। वह लोग अश्विनी के रूम के बाहर आ गए। तभी रे के आदमियों ने उन पर फायरिंग शुरू की, मगर अहान के आदमी जल्दी से सीढ़ियों पर छुप गए। उन्होंने अपना टारगेट ढूंढते हुए रे के आदमियों को मार डाला। बैंग की आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। अश्विनी ने सामने देखा, उसकी नीली आंखें उन ओलिव ग्रीन आंखों से जा टकराए। अहान बॉडीगार्ड के कपड़ों में था, उसका चेहरा ब्लैक मास्क से ढका हुआ था। उसके हाथ में गन थी और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अश्वनी को नहीं लगा था अहान अपनी जान खतरे में डाल उसकी जान बचाने के लिए वहां आ जाएगा। वो उसे तुरंत पहचान गई थी। वो जल्दी से उसके पास आ गई। उसने अपनी नर्म आवाज में उसका नाम लिया, अहान। अहान कुछ नहीं बोला और उसका हाथ पकड़ वहां से उसे ले जाने लगा। मगर खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही रे को पता चला उसका मेंशन कब्रिस्तान में बदल गया है, वो गुस्से से पागल हो गया था। उसने कंट्रोल रूम में मौजूद सारे सीसीटीवी कैमरा को गुस्से से चिल्लाते हुए तोड़ दिया। नो, इसने फिर एक बार अश्वनी को मुझसे छीन लिया। मैं इसे जिंदा जला डालूंगा। गुस्से से बोलते हुए रे किसी को कॉल करता है। हेलो बॉस, पीछे से आवाज आए। वहीं दूसरी तरफ अहान अश्वनी को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। तभी अश्वनी जोर से चिल्लाई, अहान बचो वो शूटर। पर तब तक एक बुलेट उसके सीने में जा लगी। अहान तभी उसके आगे आ गया। वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी बुलेट अहान की पीठ पर जा लगी। अश्विनी से अब रहा नहीं गया, उसने अहान की गन को उठाया और गुस्से से पीछे झाड़ियां में छुपे उस शूटर को शूट कर दिया। अश्विनी का निशान काफी फास्ट था। वो जल्दी से अहान को संभालते हुए कार में बैठा देती है, मगर तब तक रे के बाकी आदमी गन फायरिंग करने लगे थे। क्या तुम ठीक हो? नहीं नहीं, तुम ठीक कैसे हो सकते हो? तुम्हें तो गोली लगी है, वह भी दो। अश्विनी पैनिक होते हुए बोली। वो जल्दी से बोली, ड्राइवर जल्दी से गाड़ी अस्पताल ले जाओ। नहीं, मैं ठीक हूं।
ड्राइवर, कार सीधा मेंशन ले चलो। ओके बॉस, क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? तुम्हें गोली लगी है, तुम मरने वाले हो, तुम्हें मेंशन जाने की पड़ी है, अश्विनी गुस्से से बोली। अश्विनी की आवाज में फिक्र थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई मर जाए। अहान उसको चिंतित देख अपनी जेब से फोन निकालाता है और कहता है, इसमें डॉक्टर श्रीकांत वर्मा का नंबर है, तुम उन्हें कॉल कर अपनी टीम के साथ मेंशन आने को बोलो। रुको अभी बोलती हूँ। अश्विनी जल्दी से उसके फोन ले लेती है और श्रीकांत वर्मा का नंबर डायल कर देती है। घंटी जा रही थी, तभी थोड़ी देर में श्रीकांत वर्मा कॉल को पिक कर लेता है। आपने हमें याद किया बॉस, कोई इमरजेंसी है क्या? तभी अश्विनी पैनिक होते बोली, हाँ बहुत बड़ी इमरजेंसी है, अहान को दो गोलियां लगी है, इसलिए जल्दी से अपनी टीम के साथ मेंशन आ जाओ। डॉक्टर वर्मा, क्या? रुको मैं जल्दी अपनी टीम के साथ वहां आता हूँ। अश्विनी फिर कॉल को कट कर देती है और अहान की तरफ देखती है जो नॉर्मल लग रहा। ऐसी हालत में भी उसके चेहरे पर कोई भी दर्द के एक्सप्रेशन नहीं थे। ये लड़का आखिर ऐसी सिचुएशन में भी ऐसे एक्सप्रेशन कैसे रख सकता है जैसे उसे गोली ना लग के कोई मामूली खरोच लगी हो। तभी वो ड्राइवर से बोली, ड्राइवर गाड़ी प्लीज फास्ट चलाओ, मैं स्पीड ऑलरेडी फुल है, मैं कोई भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ये सच था, कार की स्पीड काफी ज्यादा थी, पर अश्विनी को इस कंडीशन में ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पीड काफी स्लो है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं पार्टी में नहीं जाती तो ना ही मैं किडनैप होती और ना तुम्हें गोली लगती, अश्विनी उदास ट्यून में बोली। अहान इरिटेट होते हुए बोला, ओवर एक्टिंग करना बंद करो। क्या कहा? ये तुम्हें ओवर एक्टिंग लग रही है? तुम्हें पता भी है हम कैसी सिचुएशन में हैं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारी फैमिली को क्या कहूंगी? कुछ भी मत बोलना, चुप, मैं तो लाइफ टाइम ये सोचते हुए मर जाऊंगी कि मेरी वजह से तुम्हारी जान गई है। तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? हमें मिले हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अहान ने काफी कैजुअल होकर कहा, जिससे अश्विनी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तुम चुप रहो, क्या जरूरत थी तुम्हें हीरो बनकर मुझे बचाने की? मुझसे बहस मत करो। इस पर अश्विनी शांत हो गई, मगर अगले पर वह अपने हाथ की तरफ देखती है जो कि खून से सन चुका था। यह अहान का खून था। ओह नो, तुम्हारा तो काफी ज्यादा ब्लड बह रहा है, मैं क्या करूं? बोलते हुए अश्विनी अहान की शर्ट को फाड़ देती है। क्या ऐसी हालत में भी तुम मेरा फायदा उठाने के बारे में सोच रही हो? अहान का टोन सुन अश्विनी का मन किया वो उसे गाड़ी से धक्का मार दे, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसे ऐसी हालत में भी लग रहा है जैसे मैं इसका फायदा उठा रही हूं। एक बार एक ठीक तो हो जाए, अच्छे से बताऊंगी मैं। ये सब सोचते हुए अश्विनी इरिटेट होते हुए बोली, तुम्हारा ब्लड काफी ज्यादा बह रहा है, इसलिए अब मैं वह करूंगी जिससे तुम्हें काफी दर्द होगा, इसलिए तुम अपनी आंखें बंद कर लो। ये सुन ड्राइवर के माथे पर पसीने आने लगे थे। अगर वो अंधा होता तो उसे लगता जैसे वो अहान के साथ वो सब कर रही हो। वो अपना सारा फोकस ड्राइविंग पर रखता है। तुम क्या करने की बात कर रही हो? अहान भौहें सिकोड़ते हुए बोला। अश्विनी बोली, तुम्हारा ब्लड रोकने की कोशिश कर रही हूँ, अब जल्दी से आंखें बंद करो। मैं नहीं करूंगा, जो करना है वो तुम कर सकती हो, पर मैं अपनी आंखें खुली रखूंगा। अहान की जिद देख अश्विनी गुस्सा हो जाती है और उस शर्ट के छोटे कपड़े को अहान वहां घुसाने लगती है जहां अहान को गोली लगी थी। अहान की चेस्ट में एक हॉल बना हुआ था। अश्विनी के किस एक्शन से उसे काफी दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि उसकी पकड़ अश्विनी के कंधों पर टाइट हो गई। आई एम सॉरी, इस प्रोसेस में काफी दर्द है, पर इससे तुम्हारा ब्लड रुकने में मदद मिलेगी। अश्विनी अपना काम जल्दी से खत्म कर लेती है। पीछे अहान के आदमी रे के आदमियों के साथ लड़ने में बिजी थे, जिसकी वजह से जल्दी मेंशन पहुंच गए थे। उनके साथ में डॉक्टर की टीम भी वहां अब तक आ चुकी थी। अश्विनी अहान को कंधा देते हुए अंदर मेंशन में ला रही थी तो अहान के कुछ आदमी उसकी हेल्प के लिए आगे आ गए। देव और सूर्य भी तब तक नीचे आ गए थे। जब उन दोनों ने अहान को खून से लथपथ देखा, दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। डैडी, आपको क्या हुआ? किसने मारा आपको? देव भागते हुए बोला। सूर्या जल्दी से पास आया और गुस्से से बोला, डैड आपकी यह हालत किसने की? मॉम, आप ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैडी, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, आपको गोली लगी है। जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। देव रोते हुए बोला। तभी राजवीर और शकुंतला भी वहां नीचे आ गए। अहान, ये क्या हाल हो गया है मेरे बच्चे का? ये सब किसने किया? शकुंतला पैनिक होते हुए बोली। हम तुम ठीक तो हो मेरे बच्चे? कुछ बोलो, इन्हें अंदर जाने दीजिए, इनके पास ज्यादा समय नहीं है, अश्विनी बोली।
तभी डॉक्टर भी वहां आ गए। इन्हें यहां लेकर आओ, डॉक्टर वर्मा बोले। आहान के आदमी जल्दी से उस मेंशन में बने मिनी हॉस्पिटल में ले गए जो हमेशा किसी इमरजेंसी टाइम में काम आता था। राजवीर बोला, शायद दुश्मनों ने फिर से आहान पर अटैक किया है। शकुंतला रोते हुए बोली, कितने दुश्मन हैं इस लड़के के और सबको मेरा पोता ही क्यों दिखता है। यह अभी अभी ही तो इंडिया आया था और अभी से इसके दुश्मन इसे खत्म करने की साजिश करने लगे। समझ नहीं आ रहा वो क्या चाहते हैं। वो आहान को मारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शायद अश्विनी को किडनैप किया था, राजवीर बोला। शकुंतला गुस्से से बोली, सब इस लड़की की वजह से हुआ है। अगर यह हमारे घर में नहीं आती तो आज मेरे बच्चे की यह हालत नहीं होती। ये ना किडनैप होती ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती। राजवीर बोला, तुम फिर से शुरू हो गई। अरे उसकी कोई गलती नहीं है, उसने ये सब थोड़ी किया है। वो तो खुद कल रात से किडनैप थी। शकुंतला गुस्से से बोली, मुझे लगता है वह दुश्मनों से मिली हुई है और राठौर खानदान को बर्बाद करने के लिए आई है। इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। राजवीर शकुंतला को पकड़कर वहां से ले जाता है। अश्विनी की आंखों में आंसू आ गए थे। देव और सूर्य उसके पैरों से लिपटे हुए थे। आई थिंक यह मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। सॉरी बच्चों, मेरी वजह से तुम्हारे डैडी को इस हालत से गुजरना पड़ रहा है। मॉम, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने ये हालत थोड़ी की है। सूर्य उन्हें संभालते हुए बोला। देव उसके गले लगकर आंसू पोंछते हुए बोला, मॉम उन्हें कुछ नहीं होगा। डैडी स्ट्रांग है, देखना वह जल्दी रिकवर हो जाएंगे। डॉक्टर उन्हें ठीक कर देंगे। हिम्मत मत हारिए। देव सही बोल रहा था, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अश्विनी अपने दोनों बच्चों को खुद के सपोर्ट में देखकर उन्हें गले लगा लेती है। काश सब ठीक हो जाए, अश्विनी बोली। मैं रे को छोड़ूंगी नहीं। सूर्य बोला, अब ये कौन है। अश्विनी ने कहा, यह वही है जिसने मुझे किडनैप किया था। इसकी वजह से ये सब हुआ है। उसने फ्रांस में भी मुझे तुम्हारे डैड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्या? हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारे डैड से हाथ मिलाया और इंडिया आ गई। वो तुम्हारे डैड से नफरत करता है। मुझे नहीं पता कि हम दोनों की क्या दुश्मनी है, लेकिन अब मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। वहीं डॉक्टर जहान की सर्जरी कर रहे थे। वो बेहोश स्ट्रक्चर पर लेटा हुआ था। दूसरी तरफ शकुंतला पैनिक होकर इधर उधर अपने रूम में चक्कर काट रही थी। तभी फोन की रिंग बजी। उसने जल्दी से कॉल पिक किया। मैं उन माँ बेटी ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और वो 10 लाख रुपये में मान गई है। पीछे से किसी की आवाज आई। अरे वाह, ये सब कैसे हुआ? मिताली खुश होते हुए बोली। युवान ने किसी तरह उन्हें मना लिया। ओह युवान, हाँ, पता चला कि उन्हें किसी ने नताशा को बर्बाद करने का मोहरा बनाया था। ये सब अश्विनी ने किया होगा, मिताली गुस्से से बोली। अभी पता नहीं चल पाया है, पर अगर हमने माँ बेटे के साथ कुछ किया तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी वो जानती नहीं है, उन्हें सिर्फ किसी का फोन आया था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी मामला सुलझ गया है। अब जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर मेरी बेटी को लेकर आओ। ओके, मैं बस वही जा रहा हूँ, उस आदमी ने कहा। तभी मिताली जल्दी से धनंजय को कॉल करती है। धनंजय ने कहा, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं नताशा की बैल करवा दम तो भूल जाऊं। जो उसने किया है, मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। उसकी वजह से हमारी कंपनी के सारे शेयर प्राइस डाउन हो गए। मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। धनंजय गुस्से में था। मिताली ने प्यार से कहा, युवान ने नताशा की बेल करवा दी है, वो जल्दी ही मेंशन आ रही है। धनंजय मल्होत्रा काफी कैजुअल टोन में बोला, मेरे शेयर प्राइसेस का क्या? वो कैसे ऊपर उठेंगे? क्या तुम इसके लिए भी युवान से हेल्प मांगोगी? धनंजय मल्होत्रा ने ताना मारा था। ये सुनकर मिताली को गुस्सा तो आया, पर वह शांत रहकर बोली, गुस्सा क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धनंजय मल्होत्रा उसकी बात सुनकर और भी चिढ़ गया और उसने कॉल को काट दिया। दूसरी तरफ मेंशन में शकुंतला अपने चेहरे पर डर लिए डॉक्टर वर्मा से बोली, कुछ बोलिए डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? लेकिन डॉक्टर श्रीकांत वर्मा ले एक्सप्रेशन चिंता से भरे हुए थे, जिन्हें देखकर हर कोई परेशान हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम है? सूर्य ने पूछा। प्लीज मेरे डैडी को बचा लीजिए डॉक्टर अंकल, मुझे अभी अभी तो डैडी मिले हैं। देव डॉक्टर वर्मा के पैरों से लिपट कर बोला। वह रो रहा था। वहीं जेल में नताशा एक रात में ही बुरी हालत में पहुंच गई थी, जैसे वह सालों से वहां हो। उसके कपड़े अभी भी गंदे थे और कल रात से काफी गंदी स्मेल कर रहे थे। उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ा था, जिससे जेला भी परेशान हो गई थी। कुछ दवाएं लेने के बाद वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी।
अगर वो मल्होत्रा खानदान की बारिश न होती तो उसे ये सुविधाएं भी नहीं मिलती। मैम जल्दी से कार में बैठ जाइए, नताशा गुस्से से बोली। क्या तुम्हें पता चला वो वीडियो कल रात किसने एलईडी पर लगाई थी? नताशा ने पूछा। अभी तक तो नहीं पता चला, पर आपके डैडी पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आदमी बोला। अच्छा, मेरी बेल किसने करवाई? युवान ने, उस आदमी ने जवाब दिया। युवान का नाम सुनकर नताशा के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। उसे लगा था कि युवान उससे नाराज होगा, पर अगर वह नाराज होता तो उसकी बहन की बेल नहीं करवाता। अगर मुझे पता चला कि इन सब के पीछे अश्विनी का हाथ है तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। दूसरी तरफ, डॉक्टर वर्मा, आप कुछ बोल तो नहीं रहे? राजवीर ने चिंतित होते हुए पूछा। उसे डर लग रहा था कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। वह ये सोचकर बहुत परेशान था। गोली डायरेक्ट उनके हॉट के करीब से होकर गई थी। बस 1 सेंटीमीटर का स्पेस बचा हुआ था। डॉक्टर वर्मा ने गंभीरता से कहा। अश्विनी पैनिक होते हुए बोली, तो क्या वह ठीक नहीं है? फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, बाकी सब होश में आने के बाद पता चलेगा। जैसे ही डॉक्टर वर्मा ने ये कहा, सबने एक राहत की सांस ली। आपको क्या लगता है अहान को कब तक होश आ जाएगा? राजवीर ने सवाल किया। डॉक्टर वर्मा बोले, फिलहाल वह बेहोश है। उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आप लोग उसका ख्याल रखना। अगले 1 वीक तक उन्हें कोई काम मत करने देना। जी, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे, अश्विनी अपनी सॉफ्ट आवाज में बोली। मगर शकुंतला को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी, ये बिल्कुल किसी वाइफ की तरह उसकी फिक्र कर रही है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो जल्दी ही उसकी बीवी बन जाएगी। पता नहीं वह महाशय कब अपने बिजनेस ट्रिप से इंडिया वापस लौटेंगे। शकुंतला अपने बेटे को याद करते हुए बोली। फिलहाल वो अश्विनी से कोई बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने राजवीर से पहले ही काफी डांट सुन ली थी। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? शकुंतला ने डॉक्टर वर्मा से पूछा। डॉक्टर वर्मा बोले, हाँ, पर उन्हें छूना मत। ठीक है, शकुंतला ने कहा। फिर वो अंदर चली गई। देव और सूर्य भी उसके साथ अंदर चले गए थे। अश्विनी अभी अंदर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि शकुंतला अंदर थी, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम में चली गई। उसने गुस्से से अपना फोन ढूंढा पर उसे याद आया कि फोन तो उसका कार में ही रह गया था। वो जल्दी से किसी और का फोन इस्तेमाल करने लगी, जो कि सूर्य का था। हेलो सेम, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, अश्विनी बोली। हेलो अश्विनी, क्या तुम्हें मदद चाहिए? तुम बार बार नंबर क्यों बदलती रहती हो? कहीं तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो? नहीं, फिलहाल मैं प्रॉब्लम से बाहर हूं, पर प्रॉब्लम अभी टली नहीं है, अश्विनी ने कहा। हाँ, प्रॉब्लम में तो तुम हो, सैम ने कहा। अश्विनी अपनी आवाज में गुस्सा छिपाते हुए बोली। व्हाट डू यू मीन कि मैं प्रॉब्लम में हूं? क्या तुम्हें कुछ पता चला है? हाँ, मुझे पता चला कि रे इंडिया में ही है, पर वो इंडिया में कहाँ है इसका अभी तक पता नहीं चला। कहीं वो तुम तक पहुंच तो नहीं गया? रे पहुंचना क्या, उसने तो मुझे किडनैप भी कर लिया था। तुम्हें पता भी है मेरी वजह से अहान को 2 गोलियां खानी पड़ी थी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम अहान के साथ हो? सैम हैरानी से पूछता है। अश्विनी गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम दोनों का आपस में कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? सिम ने शक करते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, अश्विनी बोली। हाँ, वैसे भी फ्रांस के किंग के साथ होना बहुत बड़ी बात है। पर ध्यान रहे उसे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी नहीं पता चलनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अश्विनी आगे बोली, पर मुझे लगता है जैसे उसे मुझ पर शक है। अश्विनी ने कहा। ये तुम क्या बोल रही हो? सैम अपना सर पकड़ते हुए बोला। अश्विनी, तुमने उसे शक होने भी कैसे दिया यार? मैंने 2 बार सही निशाना लगाकर 2 बंदों को मारा था, एक फ्रांस में और दूसरा यहाँ इंडिया में जब वो शूटर अहान को शूट कर रहा था। अब तुम्हें तो पता ही है, मैं जब भी ऐसी सिचुएशन में गिरती हूँ मेरा हाथ ऑटोमेटिकली गन पर चला जाता है और ट्रिगर प्रेस हो जाता है। तो उसने तुमसे पूछा नहीं कि तुमने गन चलाना कहाँ से सीखा? अरे पूछो ना, मैंने उसे बोला था कि मैं 1 साल तक आर्मी में रही हूँ। अगर उसे ये पता चला कि मैंने उसे झूठ कहा तो पता नहीं क्या होगा, वह मेरा क्या हाल करेगा। तुम्हें पता है उसने रे के आदमियों और लीडर को मरवा दिया था। ये बात उसका असिस्टेंट ऋषभ मुझे बता रहा था। उसे भी गोली लगी है, पता नहीं वह कैसा होगा, जिंदा भी होगा या नहीं। अश्विनी टेंशन के मारे बोले जा रही थी। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना, पर अगर मैं ना बोलती तब क्या जवाब देती? वैसे भी मेरा उन सबसे कनेक्शन 5 साल पहले ही ब्रेक हो गया था।
मैं बस देव के साथ नॉर्मल और पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। फिर गहरी सांस लेकर, तुम कुछ करो ना, वो रे साइको है पूरा, अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है यार। उसको पकड़ने के लिए हमें पहले उसका चेहरा जानना पड़ेगा। तुम्हें किसी पर शक है क्या कि यह वो बंदा कौन हो सकता है? इस पर अश्विनी सोचने लग जाती है और बोलती है, नहीं, मुझे फिलहाल किसी पर कोई शक नहीं है, पर मेरा सिक्स सेंस ऐसा कहता है जैसे मैं उसका फेस देख चुकी हूं और उससे मिल भी चुकी हूं। कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, सैन बोला। वो आगे बोला, इतने मैं अपने आदमियों से बोलता हूं और रे को ढूंढने की कोशिश करता हूं। वो जरूर आहान के खौफ से वापस लंदन की तरफ जाएगा। ठीक है, पर इस बार देखना, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। ओके, बोलते हुए सैम कॉल कट कर देता है। रात के समय अश्विनी देव और सूर्य को सुलाकर नीचे आहान के पास आ गई थी। उसने देखा कि आहान मशीनों से घिरा हुआ था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। ये राक्षस कब जागेगा? सुबह से सो रहा है, पता नहीं, अगर मैं इसकी जगह होती तो जिंदा होती भी या नहीं। अश्विनी बड़बड़ा रही थी। क्या जरूरत थी इसे बचाने की? अगर मैं मर भी जाती तो एटलीस्ट ये देव को अपने पास रख उसका ख्याल तो रख लेता। अश्विनी उसे घूरते हुए चेयर पर बैठ गई और खुद से बड़बड़ाने लगी। आहान को वो ऐसे ही बिस्तर पर लेटा देख रही थी। उसके चेहरे को निहारते हुए मन ही मन सोचने लगी, ये कितना मासूम लग रहा है, पर जब जागेगा तो वही डायलॉग मारेगा कि तुम मेरा फायदा उठा रही थी। अश्विनी खुद से बड़बड़ा रही थी। जो भी था, वो आहान के चार्म को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। वो सब ऐसी हालत में भी काफी ज्यादा चार्मिंग लग रहा था और उसकी 8 एप्स की वजह से अश्विनी को अपने शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी। छी अश्विनी, तुम्हारी नजरें कितनी गंदी हो गई है। अब तुम मर्दों पर डोरे डाल रही हो, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। पता नहीं मैंने उसे रात इसके साथ इतना सब कैसे कर लिया था, अश्विनी खुद से बोली। अच्छा है उसे रात ये था, वरना मैं तो पिछले 6 साल से इसी वहम में जी रही थी कि मैं अपनी वर्जिनिटी किसी बूढ़े आदमी के साथ खो दी। अश्विनी बीती बातों को याद कर रही थी, पर उसे उस रात की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। वो अपना सर बेड पर रख लेती है और यह सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई, खुद भी नहीं पता चला। अगली सुबह आहान धीरे धीरे अपनी ओलिव ग्रीन आंखों को खोलकर आसपास देखता है। वो इस वक्त मिनी हॉस्पिटल में था। उसे अपने शरीर में पेन महसूस हो रहा था जो कि लाजमी था। आहान धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे अपने हाथों में किसी का सॉफ्ट हाथ महसूस हुआ। उसने चेयर पर सो रही अश्विनी को देखा जो उसके हाथों में किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। अश्विनी का हाथ आहान के हाथ के मुकाबले काफी छोटा था, इसलिए वो उसे बच्चा लग रही थी। सोते हुए तो एकदम मासूम लड़की लग रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये पूरी रात ऐसे ही तो नहीं सो रही थी? आहान खुद से सवाल करता है। तभी उसके हिलने से अश्विनी की नींद टूट गई और वह अपनी आंखें मलते हुए खुश होकर बोली, अरे वाह, तुम्हें होश आ गया। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? तुम तो मुझे फ्रांस में मारना चाहती थी ना? आहान उसे घूरते हुए बोला। आईपीएल से सुन अश्विनी की एक्साइटमेंट गायब हो गई और वो उसे घूर कर देखने लगी। मैं तुम्हें सच में मारना नहीं चाहती थी, बस किडनैप करना चाहती थी ताकि मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकूं। पर जब तुमने मुझे पकड़ लिया तो मेरा सारा प्लान फेल हो गया था, अश्विनी ने कहा। अच्छा, तुम मुझे किडनैप कर मेरा फायदा उठाने वाली थी? अश्विनी उसे खो जाने वाली नजरों से देखने लगती है। आहान दूसरा सवाल करता है, वैसे तुम्हें किडनैप करने वाला था कौन? आहान के सवाल से अश्विनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस आदमी का नाम रे है जिसने मुझे किडनैप किया था। आहान अपने दिमाग पर जोर डालता है, पर उसे ऐसा कोई दुश्मन याद नहीं आता जिसका नाम रे हो। शायद मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जिसका नाम रे हो। तो क्या ये तुम्हारा दुश्मन था? हाँ, कह सकते हैं। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वह तुमसे नफरत भी करता है। उसने ही तो मुझे तुम्हें करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वेल, ऋषभ ने मुझे बताया कि तुमने उसके आदमियों को फ्रांस में मरवा डाला था। रेव नाम का नमूना तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और मुझसे नफरत करता है। हाँ, जब से उसे पता चला कि मैं तुमसे हाथ मिला लिया है तब वह और भी ज्यादा पागल हो गया है। वहीं हमारा पीछा करते हुए इंडिया आया था। आहान बोला, मुझे ये बात समझ नहीं आती। अश्विनी ने थोड़ा झिझकते हुए मन में कहा, बाप रे, कहीं से शक तो नहीं हो गया? आहान उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देख बोला, यही कि तुम यहाँ क्या कर रही थी? कहीं तुम फिर से मेरा फायदा उठाने के लिए आई थी? जैसे ही उसने ये कहा अश्विनी को थोड़ी राहत की सांस मिली, पर अगले ही पल वो फिर से गुस्सा हो गई। क्या सारे दिन तुम फायदा फायदा करते रहते हो? इतने भी खास नहीं हो?
इसका मतलब मैं खास भी हूँ। आहान की बात अश्विनी को और भी ज्यादा चिढ़ा रही थी, पर सच तो ये था कि आहान को तो उससे बहस करने में मजा आ रहा था। किसने कहा तुम खास हो? अगर मैं खास नहीं होता तो तुम मेरे लिए कल इतना पैनिक नहीं करते? फिर अरोगेंट वॉइस में, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बात होती तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो दूसरों का फायदा उठाता हूं। चुप रहो तुम, मेरे दिल में कोई बात नहीं है। मुझे तो बस गुस्सा आता है। एक बार ठीक तो हो जाओ फिर। आगे बोलते हुए अश्विनी बीच में रुक गई। क्या कहा? मैं ठीक हो गया तो तुम क्या करोगी? कहीं तुम मेरे साथ फिर से वही सब करने का तो नहीं सोच रही हो? कितनी गंदी लड़की हो तुम। चुप हो जाओ, मैंने ऐसा कब कहा? खुद से कुछ भी बना रहे हो। मैं तो बस बोल रही थी। अगर एक बार तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। क्या तुम मुझे छू भी पाओगी? अपना साइज देखा है, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। ओह रियली, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं, वो काम बस तुम्हारा है। मैं तो बस रियलिटी चेक करवा रहा हूँ। तुम्हें पता भी है मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट रही हूँ। मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सामने वाले को बिना जाने उसे चैलेंज नहीं करते। अश्विनी समझ गई थी आहान बस उसे परेशान कर रहा था, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोली। वो जैसे ही उठने लगा अश्विनी चेयर से गिरने लगी, मगर इससे पहले वो गिरती आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आह नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। तुम तो सच में खड़े हो गए। तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा तुम्हें एक वीक तक कोई एक्टिविटी नहीं करनी, और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? आहान उसकी आंखों में डर देखता है। रियली, तुम मुझसे डर रही हो? मैं बस बता रही थी कि तुम अभी काफी कमजोर हो और मैं कमजोरों हो पर हमला नहीं करती। अश्विनी आहान से बोली और ठीक से खड़ी हो गई, फिर वहां को घूरकर देखने लगी। आहान गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे वॉशरूम जाना है और मैं इतना तो ठीक हूं कि वॉशरूम जा सकूं। तुम्हें मैं बाद में देखूं लूंगा मिस ब्लैक बेल्ट। बोलते हुए आहान धीरे धीरे खड़ा हो गया। वहीं अश्विनी गुस्से से आहान को घूर रही थी। तभी आहान का पैर लड़खड़ाता है। ये देख अश्विनी जल्दी उसके सपोर्ट में आगे आ गई। देखा, तुम मेरा फायदा उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, और जब मैं कुछ बोलूं तो तुम इनोसेंट बनने का नाटक करती हो। चुप हो जाओ, तुम अभी चलने की हालत में नहीं हो। मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़कर आ जाऊंगी। आहान तो बस उसे परेशान करने के लिए ये सब बोल रहा था। उसे अब अश्विनी को परेशान करने में उसे अलग ही सुकून मिल रहा था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं किसी मेल सर्वेंट को यहाँ भेज दूंगी। अश्विनी ये बोल उसे वॉशरूम में ले जाती है। कोई जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकती हो, आहान अरोगेंट ट्यून में बोला। ये लड़का थैंक यू भी नहीं बोल सकता, अश्विनी मन में बोलती है और वहां से चली जाती है। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आए सामने शकुंतला देवी उसे चुड़ैल की तरह घूरकर देख रही थी। बाप रे, सुबह सुबह ये किसके दर्शन हो गए? इससे पहले ये बुढ़िया सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही है। मुझे यहाँ से जाना होगा। खुद से बोलती हुए अश्विनी जैसी वहां से जाने लगी, शकुंतला उसे टोंट करते हुए बोली, तुम मेरे पोते से दूर रहो। मुझे पता है तुम ये सब बस उसके करीब आने के लिए कर रही हो, और अब तुम्हारी हिम्मत भी देखो, तुम उसके साथ वॉशरूम चली गई। ये सुन अश्विनी गहरी सांस लेते हुए बोली, आपका बेटा चलने की हालत में नहीं है, इसलिए मैं उसे वॉशरूम तक छोड़कर आई थी। अगर आपको कोई गलतफहमी है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आप कृपया करके इस उम्र में अपने दिमाग में ऐसी गलतफहमियां ना पैदा करें, वरना इससे आपका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अश्विनी फिर आई विंक कर वहां से चली गई। ये हड्डियां शमशान जाने को हो रही है और बातें बिल्कुल सास बहू सीरियल की सासू माँ की तरह चल रही है, अश्विनी मन में बोली। वहीं शकुंतला देवी गुस्से से लाल चेहरे लिए उसे देख रही थी। ये लड़की मेरे सामने जवान चल रही थी, इसकी तो मैं। अरे क्यों तुम सुबह सुबह टमाटर की तरह मुंह लाल किए हुए हो? राजवीर वहां आते हुए बोला। आप तो कुछ बोलिए ही मत। अब मैंने क्या किया? राजपूत कंफ्यूज होते हुए बोला। शकुंतला कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। इस बुढ़िया को बिना बात के गुस्सा कर रही है, राजवीर सोफे पर बैठे हुए बोला। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो कि इस वक्त होटल में ठहरी हुई थी, अपने रूम के बाथरूम में नहाने जा रही थी। उसने बाथटब के पानी को ऑन किया। वहां पर पानी भरने लगा। वो गुनगुनाते हुए अपने कपड़े निकालकर बाथटब में लेट गई। उसे काफी रिलैक्स फील हो रहा था। तभी अचानक से उसकी बॉडी जलने लगी। ये क्या हो रहा है? उसने देखा कि बाथटब का पानी गर्म हो रहा है। आह, ये इतना गर्म पानी कहां से आ रहा है? वो लड़की छटपटाने लगती है, मगर उसकी बॉडी इतनी देर में काफी जल चुकी थी।
वो जोर जोर से चिल्लाती है, हेल्प, हेल्प। गर्म पानी के छींटे बाहर आने लगते हैं। वो खड़े होने की कोशिश करती है मगर दोबारा से बाथटब में गिर जाती है। कुछ ही देर में वहां एक शॉर्ट सर्किट होता है और लड़की की बॉडी सीधा कंकाल में बदल जाती है। कुछ देर बाद होटल का एक स्टाफ मेंबर स्टेट बॉडी को देख किसी को कॉल करता है, बॉस वो मार चुकी है। एक बड़े से बिल्डिंग पर मौजूद एक आदमी ग्लास वॉल पर हाथ रखते हुए इविल स्माइल करता है। मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। देव और सूर्या इस वक्त अहान के पास बैठे हुए थे। डैडी, क्या अब आप बेटर फील कर रहे हैं? देव टिमटिमाती आंखों से अहान को देखकर बोला। अहान देव के सर पर हाथ रखते हुए बोला, हम पहले से काफी बेहतर हूं। तभी तभी अपने नन्हे हाथों से अहान का कंधा पकड़ बोला, सच में डैडी, मैं कितना घबरा गया था। मुझे लगा कि मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। बोलते बोलते उसकी आंखें नम हो गईं। सूर्य चिढ़ते हुए बोला, ये फिर से रोने लगा। सूर्या के इतना बोलते ही देव जोर जोर से रोने लगा। अहान ने उसे डांटते हुए कहा, सूर्या ऐसे बात नहीं करते, तुमने देव को रुला दिया। सूर्या बेमन से बोला, सॉरी डैड, मैंने उसे कितना समझाया कि आप ठीक हो जाएंगे, पर वो मेरी एक नहीं सुन रहा था। वहीं सूर्या को डांट पड़ते देख देव उसे बत्तीसी दिखा रहा था। ही मजा आया। सूर्य देव को देखने लगा जी उस पर हंस रहा था। ये देख सूर्य गुस्से से बोला, देखो डैड, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। इससे पहले अहान देव की हंसी देख पता देव ने अपने एक्सप्रेशन इमोशनल कर लिए और रोते हुए बोला, यह आप क्या कर रहे हैं भैया? आपको यह मजाक लग रहा है? मैं भला आपको क्यों डांट पड़वाऊंगा? फिर मन ही मन इविल स्माइल करते हुए, ही क्या हुआ सूर्य के बच्चे, मजा आया। तुमने मॉम से न जाने कितनी बार मुझे डांट खिवाई है, इसका बदला ले रहा हूं मैं। तभी अश्विनी रेडी होकर नीचे आ गई। वो काफी बोर हो रही थी। उसने तभी अहान, सूर्य और देव को देखा जो सोफे पर बैठे हुए थे। देव अहान के काफी क्लोज था, जिसे देख अश्विनी गुस्से से उसे डांटे हुए बोली, देवी ये तुम क्या कर रहे हो? मना किया था ना, वो जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम उनके करीब मत जाना। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? सूर्य मौका देख चौका मारते हुए बोला, बिल्कुल मॉम, मैंने छोटे भाई को कितनी बार समझाया पर वो मेरी सुनता ही कहाँ है। आजकल डैड ने भी इसे अपने सर पर चढ़ा रखा है। हाँ मैं देख सकती हूँ। बोलते हुए अश्विनी अहान को घूरकर देखने लगी। ऐसी क्या देख रही हो? आंखों ही आंखों से मर्डर करोगी क्या? अन का टोन सुन अश्विनी और भी बुरी तरह से चिढ़ गई। देव मायूस होकर बोला, डैड क्या मैं जाऊं? नहीं तुम यहीं बैठे रहो। वो बस तुमसे जलती है क्योंकि तुम मेरी इतना क्लोज हो। अहान इविल स्माइल करते हुए बोला। वहीं अश्विनी हैरान थी। उसने नहीं सोचा था कि यह बात इतनी आसानी से अहान अपने बच्चों के सामने कह देगा। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अहान को बुरी तरह घूरने लगी। ये लड़का दिमागी रूप से बीमार है, जब देखो तब बोलता रहता है कि मैं इसके क्लोज आना चाहती हूँ। हो, अश्विनी चिढ़ते हुए मन में बोली। तभी देव अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर खुश होते हुए बोला, मम्मा आपको जलने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो आप मेरी जगह बैठ सकती है। सूर्य मुंह बनाते हैं बोला, बिल्कुल भी नहीं, वो बस मेरे पास बैठेगी, समझे? देव तभी उसे घूरकर देखता है मानो कह रहा हो, क्या तुम्हें हमारा प्लान याद नहीं है? मगर सूर्य उसको टोटली इग्नोर कर देता है और अश्विनी के पास आकर उसका हाथ पकड़ बोलता है, आप मेरे साथ बैठ जाएं मॉम, उनके साथ बैठने को आपको कोई जरूरत नहीं है। अश्विनी भी एटीट्यूड के साथ देव से बोली, सुना तुमने, मुझे अहान के साथ बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसके साथ बस तुम ही बैठो। बोल देव अश्विनी सूर्य को लेकर दूसरे सोफे पर बैठ गई और टीवी ऑन कर न्यूज देखने लगी। देव बुरा सा मुंह बनाकर अहान से बोला, डैडी देखा ना आपने, मम्मा कितना बदल गई है, शायद वह मुझसे प्यार नहीं करती। देव काफी ज्यादा मायूस हो गया था। उसकी मायूसी देख किसी को भी उसे पर काफी प्यार आ जाता। अहान उसे छोटे से सर पर अपना बड़ा हाथ रखते हुए बोला, ऐसा नहीं है, तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। तुम मेरे काफी क्लोज हो इसलिए वह तुमसे जलती है, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आ सकती। इस पर देव को हंसी आ गई और उसने आसानी से अहान की बातों पर यकीन कर लिया। क्या सच में डैडी मम्मा मुझसे जलती है? हाँ तभी तो वह तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कह रही थी। देखना वो फिर से जलेगी और चिल्लाएगी। बोलते हुए अहान इविल स्माइल कर देव को अपनी गोद में बैठा लेता है। जैसे ही अश्विनी की नजर उन दोनों पर पड़ी वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, देव मैंने मना किया था तुम्हें उसके करीब जाने को, आखिर तुम मेरी कोई बात मानते क्यों नहीं हो? उन्हें बुलेट लगी है, अगर गलती से तुमने उसके घाव को छुआ तो खून निकलने लगेगा।
देव एविल स्मारक करते बोला, ओ चलो भी मम्मा, मुझे सब पता है, आप बस मुझसे जल रही है। बट डोंट टी वरी, मैं बस उनका बेटा हूँ, आपको इतना जलने की जरूरत नहीं है ना डैडी? हाँ तुमने सही कहा, अब जेलेसी का कोई इलाज नहीं होता। अहान देव का साथ देते हुए बोला। ये लड़का कितना चालाक है, इसने मेरे गधे बेटे को उल्लू बना दिया और यह बेवकूफ बन भी गया। खुद से बोल। अश्विनी सूर्य की तरफ देखती है। सूर्या, जी मॉम, जाओ देव को ऊपर ले जाओ और उसे पढ़ने में उसकी हेल्प करो। अगर वह नहीं माने तो मुझे बताना, मैं डंडा लेकर आऊंगी। ये सुन देव डर गया। डैडी, अब मम्मा मुझे पीटने की बड़े भाई को सुपारी दे रही है। दिस इज नॉट फेयर मम्मा, अगर आपको यहाँ बैठना है तो आप बैठ सकती हैं, पर आपको अपने बच्चों पर अत्याचार करने की जरूरत नहीं है। ये सुन अश्विनी का झबड़ा नीचे गिर गया था। उसे शर्म और गुस्सा दोनों आ रही थी। वो अहान की गोद में कैसे बैठ सकती थी? बाप बेटे दोनों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे, क्या करूं मैं इन दोनों का, वो मन में बोली। तभी अहान अपनी भौहें सिकोड़ देव से बोला, मॉम बिल्कुल सही बोल रही है, जाओ सूर्य के साथ अपने रूम में जाओ और उसके साथ पढ़ाई करो। लेकिन डैडी, आप तो मेरी टीम में थे ना। अहान तभी अपनी आई विंक करता है और देव समझ जाता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मामा, आपका हुक्म सर, आंखों पर। अश्विनी पहले तो हैरान हुई, आखिर देव उसकी बात मन कैसे गया। उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। चलो, ये शैतान इस बार मेरी बात माना तो गया। सूर्या बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज मैथ से पढ़ाऊंगा। सूर्या देव की कॉलर पकड़ उसे ऊपर ले जाने लगा। देव किसी अच्छे बच्चे की तरह सूर्य के साथ चल रहा था। आज मैंने सच में एक महान काम किया है। अब मॉम डैडी के पास जा सकती है, देव मन में बोला। पर बेचारे को नहीं पता था अहान ने उसके छोटे से दिमाग को बेवकूफ बनाया था। वहीं अश्विनी फिर गुस्से से अहान के पास आई और उसे बोलने लगी, तुम क्या उसे उल्टी सीधी बात सीख रहे हो? तुम्हारी वजह से वह कितना बिगड़ चुका है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा बिगड़ जाए? और हिम्मत भी कैसे हुई उसके दिमाग में ये गलतफहमी भरने की कि मैं तुम्हारे करीब। तभी अश्विनी का पैर फिसला और वह अहान की गोद में जा गिरी। गिरने के डर से अश्विनी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मगर जब उसे ये फील हुआ उसे कोई चोट नहीं लगी है, वो जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है। मगर अगले ही पल वो खुद को अहान की गोद में पाकर उसकी आंखें डर और हैरानी के मारे बड़ी बड़ी हो जाती है। शुक्र था उसकी चिस्ट पे नहीं गिरी थी, वरना गोली के घाव ताजा हो जाते। माँ माफ करना, मैं गलती से यहाँ। तभी अहान बीच में बोला, शह, आई नो तुमने ये जानबूझकर किया है। तुम जानबूझकर मेरे ऊपर गिरी हो, इसलिए कोई बहाना देने की जरूरत नहीं है। अश्विनी जल्दी से बोली, नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। तुम चाहो तो मुझे छू सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, पर अफसोस तुम इस बार मेरी चिस्ट को नहीं छू सकती, इसलिए मेरी बॉडी का कोई और हिस्सा चाहे तो टच कर सकती हो। जैसे जैसे अहान बोल रहा था, अश्विनी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो रहा था। वो ये कैसे ये सब बोल सकता था? तुम कुछ भी सोच रहे हो, मैं भला तुम्हें क्यों टच करूंगी, मुझे जाने दो। मगर अहान तभी अपने एक हाथ से उसकी कमर और दूसरे हाथ से उसके हाथों को टाइटली होल्ड कर लेता है। तुम्हें पता है ना, मुझे गोली लगी है, तुम्हारे ऐसे हिलने मुझे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? उठने दो मुझे, अश्विनी चढ़ते हुए बोली। उसका चेहरा अब शर्म से लाल हो चुका था। ये पहली बार था वह किसी की गोद में बैठी थी, वो भी किसी मर्द की गोद में। अश्विनी तभी अपने आसपास देखती है। आसपास के सर्वेंट उससे ही घुरकर देख रहे थे। ये देख अश्विनी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। प्लीज मुझे जाने दो, लोग हमें देख रहे हैं। अच्छा, कौन देख रहा है? सब देख रहे हैं हमें। अहान एक नजर उन सबको घुरकर देखता है और वो लोग जल्दी से वहां से गायब हो जाते हैं। अब कोई नहीं देख रहा, अब तुम मुझे छू सकती हो। ये सुन अश्विनी के गाल और भी ज्यादा लाल हो गए। वो शर्ममाते हुए काफी क्यूट लग रही थी। ये पहली बार था जब अहान ने अश्विनी की साइड को देखा था। उसका मन बार बार उसे किस करने का कर रहा था। अश्विनी अभी भी डर के मारे इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई आ जाएगा। हट जाओ प्लीज, मुझे जाने दो, वरना कहीं बच्चों ने हमें ऐसी हालात में देख लिया तो। अश्विनी इससे पहले आगे कुछ बोलती, अहान ने उसके बड़बड़ाते हुए होठों को अपने होठों से शांत कर दिया। अहान के किस करने से अश्विनी की आंखें हैरानी और शोक के मारे बड़ी बड़ी हो गई। ये लड़का कितना बेशर्म है, मुझे किस कर रहा है। हाउ डेयर ही, इसने मुझे फिर से किस किया। अश्विनी अहान को धक्का भी नहीं दे सकती थी क्योंकि वह अब ऐसी हालत में नहीं था। उसका एक हाथ अश्विनी की पतली गर्दन पर था और दूसरा उसकी कमर पर।
किस करते हुए टाइम जहां अहान की आंखें बंद थी और वो अश्विनी के होठों के फ्लेवर को एंजॉय कर रहा था, वहीं अश्विनी की आंखें खुली थी। उसे डर था कि वहां कोई आ जाए। वहीं अहान को तो दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग क्या सोचते हैं। वो बस अश्विनी को फील करना चाहता था और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। अगले 15 मिनट तक किस करने के बाद उसने फाइनली अश्विनी के होठों को अपने होठों की पकड़ से आजाद कर उसे देखने लगा। अश्विनी का चेहरा लाल हो चुका था। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। यो, अश्विनी इतना बोली थी तभी अहान चेहरे पर झुक गया। वो अपनी गर्म सांसें अश्विनी के चेहरे पर छोड़ रहा था जो अश्विनी को बेचैन कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के लिप्स के बीच में 1 सेंटीमीटर से भी कम का गैप था। अश्विनी अहान के करीब देख खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में जो बेचैनी हो रही थी वो उसे कभी युवान के साथ भी महसूस नहीं हुई थी जैसे इस वक्त अहान के साथ उसे महसूस हो रही थी। ना चाहते हुए भी अश्विनी अहान की तरह अट्रैक्ट हो रही थी। अहान तभी उसके फरहेड पर किस करता है जिससे अश्विनी अपने सेंस में वापस आ गई। तभी टीवी की न्यूज से उन दोनों का ध्यान टूटा और वह सामने टीवी की तरफ देखने लगे जिसमें न्यूज एंकर बोल रही थी। फेमस एक्ट्रेस रायना जो कि मीट गाला इवेंट के लिए न्यूयॉर्क सिटी के होटल में ठहरी हुई थी, बाथटब के हॉट पानी में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई है। हालांकि यह काफी ज्यादा अजीब है, होटल मैनेजमेंट इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। उनकी बॉडी एकदम जल चुकी थी। जब वह नहा रही थी तब वहां पर शॉर्ट सर्किट भी हुआ था जिससे उनकी बॉडी पहचान में भी नहीं आ रही। लोग और उसके फैंस उसे एक मर्डर बता रहे हैं। फिलहाल एफबीआई इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। अश्विनी अहान की गोद से उठ उसके पास बैठे गई। मुझे तो पक्का यकीन है ये एक मर्डर है, पर ये सब करवा कौन सकता है। खुद से सवाल कर वो ये सब भूल गई थी अहान ने थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या किया था। वहीं अहान तो कुछ और ही सोच रहा था, मानो उसे पहले से पता हो इन सब के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है। तभी अगली न्यूज नताशा और मल्होत्रा मेंशन की आई। नताशा को फिलहाल बेल हो गई है। जिन मां बेटे ने उसके खिलाफ एफआईआर की थी उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। ये सुन अश्विनी के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गए। वो अहान से बोलने लगी, कल रात वाली पार्टी में नताशा के साथ जो हुआ, क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था? अहान अपनी शक भरी नजरों से अश्विनी को देखते हुए बोला, मेरे कुछ आदमी ऑलरेडी मल्होत्रा मेंशन में नताशा पर नजर रख रहे थे। जब उसने तुम्हारी खीर में वो दवाई मिलाई, मेरे इशारे पर उन लोगों ने खीर आपस में बदल दी। क्या सच में नताशा ने इतनी गिरी हुई हरकत की? अश्विनी ने हैरानी से पूछा। वो बोला, जब वो किसी बच्चे को पीट सकती है तो वो तुम्हारे साथ ये सब भी करवा सकती है। हाँ, वैसे भी उसने आज से 6 साल पहले मेरी ड्रिंक में ड्रग गुना मिलाया था, तो फिर ये दवा मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हुआ तुमने हमारा खाना एक्सचेंज करवा दिया, वरना उसकी जगह मुझे क्रिटिसिज्म और बेइज्जती को सहन करना पड़ता। पर जो भी मजा आया। बोलते हुए अश्विनी हंसने लगे। अहान उसे घूरकर देखता है जिससे अश्विनी शांत हो गई और बोलने लगी, क्या हुआ? वो बोला, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मल्होत्रा मेंशन के कैमरा हैक किसने करवाए और वो वीडियो, कहीं इन सब में तुम्हारा तो हाथ नहीं? अश्विनी उसके इस सवाल पर अपनी हिचकिचाहट छुपाने लगती है, मगर 1 सेकंड ही काफी था जब अहान ने उसकी आंखों की हिचकिचाहट को पढ़ लिया था। मुझे नहीं पता, वैसे भी मल्होत्रा खानदान के कितने सारे दुश्मन हैं, जरूर किसी ने नताशा को बदनाम करने के लिए वीडियो सबके सामने दिखाई होगी। ओ ऐसा है? अहान अपने माथे पर 2 उंगलियां रखते हुए बोला। ऐसा ही है, इसलिए तुमसे ज्यादा मत सोचो। मैं ज्यादा सोचता भी नहीं, अहान एरोगेंट ट्यून में बोला। इसका कुछ नहीं हो सकता, अश्विनी गहरी सांस लेते हुए बोली। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला कॉल पर किसी से बात कर रही थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। तुम इतने दिनों से आखिर मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? फिर तुम दोनों बाप बेटी एक जैसे क्यों हो? पीछे से उस आदमी की आवाज आई, हम दोनों सेम नहीं हैं, उसके अंदर अपनी माँ का भी खून है। हाँ जानती हूँ, मगर मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता रही हूँ। अगर आप मुझे इंडिया बुलाना चाहती हैं तो भूल जाओ, मैं अभी नहीं आ सकता। अरे पर बेटा, मैं जो तुम्हें न्यूज़ बताऊंगी वो सुनकर तू आज ही इंडिया आने की फ्लाइट बुक कर लेगा। अच्छा, ऐसी क्या न्यूज़ है आपके पास? न्यूज़ ये है कि तुम्हारा एक और पोता भी है जो बिल्कुल सूर्य जैसा दिखता है और वो अहान का अपना खून है। वॉट, यह आप क्या कर रही है मोम? ये कैसे पॉसिबल है? कहीं आप मुझे इंडिया बुलाने के लिए ये सब बहाने तो नहीं मार रही? बेटा मैं सच कह रही हूँ, उनकी माँ भी अब अहान के अपने मेंशन में रह रही है। ओ, इसका मतलब अहान उसे लड़की को ढूंढ लिया है। हाँ कुछ करो बेटा, वरना वो लड़की राठौर खानदान की बहू बन जाएगी। वह राठौर खानदान की बहू बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है।
अब बस तुम ही इंडिया अगर रहान को समझ सकते हो। डोंट वरी मॉम, मैं जल्दी इंडिया वापस आ रहा हूँ। शकुंतला इविल स्माइल करते हुए कॉल कट कर देती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।